हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की मैथमेटिक्स और साइंस करेंगे, जिसके तहत अब तक 8th क्लास की मैथमेटिक्स जो है वो चैनल के ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। और अब तक हम जो है प्रश्नावली पहली और दूसरी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। 3.1 और 3.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं और 3.3 चतुर्भुजों को समझना, इसके हमने जो है कल जो है इसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज इसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको थोड़ा रिमाइंड कराऊं तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं। समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज कब होता है, जब उसके अंदर आमने सामने की भुजाएं यानी कि जो ए बी भुजा है ये सी डी की जो है वो समांतर भी है, इनकी पैरेलल भी है और बराबर भी है। जैसे ए डी जो है वो किसके समानांतर है, तो वो समानांतर होगी बी सी के, बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। इसी के साथ जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए जो है इसका मान हमेशा एंगल सी के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल बी का मान हमेशा एंगल डी के क्या होगा, बराबर होगा। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। यानी कि अगर मान लो कंप्लीट 10 है ना, तो अब इसको समद्विभाजित करने के बाद ये 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी। समद्विभाजित, एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। इसी के साथ एक इसमें पॉइंट और था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो ये आसन कोण होते हैं इनका योग हमेशा जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आई होप आपको समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज थोड़ी रिमाइंड हो गई होगी। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्नावली 3.3 के हमने 2 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। और इस प्रश्नावली में से 8th बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। 8 नंबर आप आसानी से अच्छे से ले सकते हैं अगर आपने इसकी प्रिपरेशन की हुई हो तो देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें लिखा हुआ है कि क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज हो सकता है। और इसमें हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो दे दिए। हो सकता है यदि, अब देखिए उसने हमसे पूछा है कि कोई एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या, और हमें कंडीशंस दे दी। अब इसकी कंडीशन क्या क्या है, जैसे इसमें पहली कंडीशन दी हुई है कि एंगल डी प्लस एंगल बी जो है उसका मान 180 डिग्री हो। अब आप देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें जो समानांतर चतुर्भुज है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप देखिए, आप एक समानांतर चतुर्भुज इसमें बना लीजिए, ए बी सी और डी। अब हमें तो पता है समानांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज कि भाई जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आप बताइए एंगल डी प्लस एंगल बी 180 हो सकता है क्या। वो कह रहा है कि क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दे दी कि एंगल डी यानी कि ये वाला कोण और एंगल बी यानी कि ये वाला कोण दोनों को मिलाएं और 180 आ जाए, ठीक है, दो कोणों को जोड़ने पे, दो समूह कोणों को जोड़ने पे 180 आता है, तो वो पूछ रहा है कि क्या ऐसा समानांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। देखो सिर्फ हम अकेले इस शर्त के कारण ये नहीं कह सकते ये समानांतर चतुर्भुज होएगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कैसे, अब देखिए आपको पता है कि क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यानी यदि B जो है एंगल B अगर मान लो 90 डिग्री हो, सपोज कीजिए अगर एंगल B 90 डिग्री हो तो एंगल D भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो बताओ क्या ये वाली शर्त लगी फॉलो हो जाएगी ना कि हाँ भाई D और B को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ये शर्त होना कि भाई डी और बी को जोड़ने पे, लेकिन सम्मुख कोणों को जोड़ने पे 180 आता है तो समानांतर चतुर्भुज होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यानी कि समानांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, हो सकता है लेकिन समानांतर चतुर्भुज ही हो जरूरी नहीं है, ही हो यह जरूरी नहीं है।
यानी कि हमें इसमें एक शर्त दी हुई थी कि अगर कोण डी और कोण बी को जोड़ने पे 180 आता है तो क्या समांतर चतुर्भुज होगा? तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन के द्वारा हम समांतर चतुर्भुज को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के साथ इसे में अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो लिखा हुआ है कि अगर ए बी बराबर डीसी हो, ए बी बराबर हो डीसी के, जो दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर, साथ में ए डी जो है वो है 4 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो दी हुई है 4.4 सेंटीमीटर, और वो पूछ रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या समानांतर चतुर्भुज होगा क्या? तो अब आप देखिए, हमें तो समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ किया हुआ है। अब आप देखिए ए बी बराबर डी सी, ए बी कहाँ पे है? ये रही। इस ए बी भुजा के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है? ये रही। ठीक है, उसने कहा ना ए बी भुजा का मान डीसी के बराबर है और दोनों ही 8 सेंटीमीटर है। ए बी भुजा का मान डीसी के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और दोनों ही कितनी है? 8 सेंटीमीटर, दोनों ही 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती हैं। अगला उसने क्या है? एडी तो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली तो है 4 सेंटीमीटर और इसके सामने वाली भुजा बीसी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर। तो कैसे हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज के अंदर सब जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की वो बराबर भी होती हैं और समानांतर होती हैं। अब आपको पता है अगर ये 4 है एबी तो बीसी भी 4 होनी चाहिए थी, 4.4 तो नहीं होगी, लेकिन उसने कंडीशन दी है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे यदि ऐसा हो तो समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो समानांतर चतुर्भुज, यानी कि अगर ऐसा हो तो ए बी सी डी जो है वो समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण भी देना पड़ेगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान में समानांतर होती हैं। यही कंडीशन पढ़ी है हमने तो, यानी कि बराबर भी होनी चाहिए और समानांतर भी होनी चाहिए। आई होप आपके 2 पॉइंट समझ में आए होंगे, जो कि एक समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे करते हैं। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी के अंदर पॉइंट दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम करेंगे इसी के अंदर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें तीसरा पॉइंट। ये फिर से बना लेंगे। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पॉइंट हमें क्या दिया होगा? यदि तीसरा पॉइंट दिया है एंगल ए बराबर 70 डिग्री और एंगल सी बराबर 65 डिग्री। वो कह रहा है अगर ऐसा हो, यानी कि कंडीशन दे दी, एंगल ए का मान 65 डिग्री हो, ठीक है, सॉरी 70 डिग्री हो और सी का मान 65 डिग्री हो, तो क्या आप उसको समांतर चतुर्भुज बोलोगे क्या? तो पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी? आकृति ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, इधर आपने एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ किया, ए बी सी और डी। अब आप देखिए एंगल ए कहाँ पे है? ये रहा 70 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, समानांतर चतुर्भुज की तो प्रॉपर्टी यही होती है कि समानांतर चतुर्भुज वही होता है जब आमने सामने के कोण, सम्मुख कोणों के मान क्या हो? बराबर हो। अब सम्मुख कोण बराबर होंगे तभी समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। ये कह रहा है कि एंगल ए 70 डिग्री हो और सामने वाला सी 65 डिग्री हो, तो बताओ कैसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। तो आप लिखोगे नहीं, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है और इसमें एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको समानांतर चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप इसको? तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ कंडीशंस लेके पूछा गया था, अगर ऐसा हो तो बताओ समानांतर चतुर्भुज होगा क्या? जैसे पहले दे दिया कि अगर सम्मुख कोणों का जोड़ने में 180 आता है तो बताओ समानांतर चतुर्भुज होगा। तो देखो हो भी सकता है। सपोज करो अगर मान लो ये 90 डिग्री हो तो सम्मुख कोण भी 90 डिग्री होगा, तो जोड़ने में 180 आ रहा है। पर सिर्फ ये एक बात कहना कि भाई सम्मुख कोणों को जोड़ने में 180 आ रहा है तो समानांतर चतुर्भुज होगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर दूसरी कंडीशन में हमें क्या कहा था कि भाई ये भुजा और ये भुजा के साम बराबर भी
है और इसके मान दिए हुए थे, ठीक है। फिर दिखा हुआ था कि एडी का मान तो है 4, ये दिया हुआ था 4.4 सेंटीमीटर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो अगर समान नहीं है तो समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें देखो, एंगल ए दिया 70 डिग्री, सी दिया 65 डिग्री। अब आप खुद सोचो कि हमें तो पता है कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है, अगर बराबर नहीं है तो वो समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि कुल मिला के इस प्रश्नावली 3.3 में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे समानांतर चतुर्भुज के ऊपर ही हैं, और वही 3-4 प्रॉपर्टीज है, वो अगर हमने समझ लिया आसानी से करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज की आप कच्ची आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज ना हो। यानी कि चतुर्भुज तो बनाना है, यानी कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज तो बनाना है, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसके दो सम्मुख कोणों के मान जो है वो बराबर हो, यानी कि सम्मुख कोण जो है उसमें उसमें माप बराबर है। तो ऐसी कौन सी आकृति होगी? तो देखिए, अब मैं आपको एक नई आकृति के बारे में आज थोड़ा बताना चाहती हूँ, वो है पतंग वाली आकृति, पतंगाकार आकृति। पतंग तो आपने खूब उड़ाई होगी, उड़ाई है ना पतंग आकृति। अब आप खुद देखिए, जब आप पतंग को अच्छे से देखोगे, गौर से देखोगे, तो कभी भी पतंग को देखना, उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये दो आसन भुजाएं है ना, आसन भुजाएं किसे कहते हैं? देखो जैसे ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से यहाँ भी भुजा निकल रही है और ये वाली भुजा भी निकल रही है, दोनों आसन भुजाएं हैं। पतंग वाली आकृति में क्या होता है, आसन भुजाओं के युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी और ये दोनों आसन भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पतंग वाली आकृति की विशेषता क्या होती है कि आसन भुजाओं का जो युग्म होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी कि जो सी डी है वो बी सी के क्या होगी, बराबर होगी, और यहाँ पे ए डी जो है वो ए बी के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। एक इसमें क्या होता है कि जो भी इस पतंग वाली आकृति में जो हम विकर्ण खींचते हैं वो एक दूसरे पे लंब होते हैं। लंब का मतलब जो भी इसमें हम विकर्ण खींचेंगे वो एक दूसरे पे लंब होते हैं, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा कि पतंग वाली आकृति के अंदर जो विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को लंब पे काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक बार इसमें क्या होता है कि इसमें जो सम्मुख कोण, एक सम्मुख कोण, जैसे मानो ये आसन भुजा और ये आसन भुजाएं आपस में बराबर है ना, तो इसकी विपरीत वाली, यानी कि एक ये वाली और एक ये वाली भुजा, ये वाले जो सम्मुख कोण होते हैं इनका मान तो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि कोण बी जो है वो डी के क्या आएगा, बराबर आएगा, लेकिन कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर नहीं होगा। तो देखिए ऐसी आकृति कौन सी है, ये पतंगाकार आकृति है, पतंग वाली आकृति। अपनी पतंग खूब उड़ाइए। अगर आपको इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा तो आप ये देखिए, आप खुद भी घर पे अगर पतंग कभी बनाई हो तो आप ऐसे ही करते हो ना, उसकी जो ये वाली भुजाएं होती है कुछ लंबी होती हैं, क्योंकि दो भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं और दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसी होती है पतंग की आकृति, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इनके यानी कि ये भुजाएं इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और कोण कौन से बराबर होंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटेंगे, तो 90 डिग्री पे काटेंगे। ऐसे ही बनाते हो ना आप पतंग, ऐसे ही बनाते हो। तो जो हमसे क्वेश्चन कहा था उसने कि चतुर्भुज की ना कच्ची आकृति खींचो, एक रफली ड्रॉ करना है आपने, तो हमने ड्रॉ किया। जो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, तो देख लो आपके सामने समानांतर चतुर्भुज तो नहीं है ना, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर होती है और बराबर होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आसन भुजाओं का जो युग्म है, आसन भुजाएं ये वाली, आसन भुजाएं ये वाली, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। लेकिन उसने एक कंडीशन दी, लेकिन जिसके दो सम्मुख कोणों के मान बराबर। अब आप खुद देखिए इसके अंदर सिर्फ ये वाला जो कोण है ए, ये वाला कोण जो है बी, सिर्फ ये वाले जो दो कोण है आपस में सम्मुख, ये दो सम्मुख कोण बराबर है। एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो मैंने इसके बारे में ये देखो यहाँ लिख दिया। आप अगर आप इस आकृति को लेके चलो तो देखिए एंगल बी का मान एंगल डी के बराबर है, सम्मुख कोण जो है दो आपस में बराबर है, लेकिन एंगल ए का मान एंगल सी के बराबर नहीं होगा। यानी कि जो हमसे उसने क्वेश्चन में कहा है ना, उस सभी विशेषताओं को कौन सी आकृति पूरा करती है, तो पतंग वाली आकृति पूरी करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो जैसे आप समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानते थे, आज आपने पतंग आकृति के बारे में देखा है कि आसन भुजाओं के जो युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। आसन भुजा कौन सी, एक पॉइंट से निकली हुई दो भुजाएं, ये दोनों आपस में बराबर होगी, एक पॉइंट से निकली हुई दो भुजाएं ये आपस में बराबर होगी। ठीक है। और ये वाले दो ही कोण बराबर होंगे, सिर्फ सम्मुख कोण दो ही बराबर होते हैं इसके अंदर, और विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री के ऊपर की लंबवत आपस में काटते हैं। ठीक है।
तो ये जो है किसकी करती है, पतंगाकार करती है। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब इसी में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जब ये प्रश्नावली 3.3 जिसे हम कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको फिर से जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट चतुर्भुज हैं, वर्ग है, आयत है, समानांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, या फिर पतंग वाली आकृति हो, इनके बारे में अच्छे से और बताऊंगी। क्योंकि प्रश्नावली जो आगे 3.4 है ना हमारी, वो उसी के ऊपर बेसिकली डिपेंड है पूरी, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 3.3 का वो कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना दिया है आपको, 3:2। ठीक है, और साथ में लिखा है कि समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें, कोणों की माप ज्ञात करें। अब आप देखिए, इसमें आपको डायग्राम जो है वो बुक में बना के दिया हुआ है, उसी डायग्राम को जिसमें इस पे ड्रॉ करूंगी। ये एंगल दिया आपको 70 डिग्री, यहाँ पे एक विकर्ण खींचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जेड, यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है एंगल 40 डिग्री, इसका नाम है एच, ये है ई, इसका है एक्स, और इस वाले एंगल का नाम है अंदर वाले का वाई, और इसका नाम है इधर पी, और इसका नाम है ओ। तो देखिए आपके सामने एक आकृति बनी हुई है। ठीक है, किसकी आकृति है, समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दी है, और उसने बोला है कि इसके दो आसन कोणों का आपको अनुपात दे दिया। अब देखो बेटा, आसन कोण बोला है, रेशियो आसन कोण बोला, तो आसन कोण ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। आसन कोणों का जो है अनुपात दिया है हमें, हमें तो पता है कि आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप देखिए अनुपात दे दिया, और ये बोला है कि बाकी जितने भी समांतर चतुर्भुज के जितने भी कोण है वो आप निकालिए, देखिए जहां भी एक्स वाई जेड आपको दिखा है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखो, हमें तो तरीका आना चाहिए, हम इस एक क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखते जाइए कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसका सोल्यूशन देखिए। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको जैसे समझाया हुआ था, आपको पता है कि आपके पास ना तो एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, और ये कोण पूरा तो दिया नहीं हुआ, जो हम सम्मुख कोण निकाल लेंगे इसका नहीं दिया हुआ ना। अब आप एक चीज बताइए मुझे कि अगर ये बाह्य कोण दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपको, 70 डिग्री दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि जो रैखिक युग्म जो होते हैं रैखिक कोण युग्म जो होते हैं, टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 180 डिग्री होता है ना। अब आप खुद बताओ, अगर आपको ये 70 दिए, अंदर वाला कितना बचा, 110 बचा ना। अब आप देखिए, तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, आकृति में बाह्य कोण एंगल ओ कितना दिया आपको, 70 डिग्री। अगर बाह्य कोण ये 70 डिग्री है, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा ना। तो आप लिखोगे, तो या फिर लिखो आप इसको 70 डिग्री, तो रैखिक कोण युग्म से, हमें पता है कि रैखिक कोण युग्म से इसका मतलब क्या हुआ, 180 में से अगर मैं 70 डिग्री घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। यानी कि आपको पता चल गया ये अंदर वाला कोण कितना डिग्री है, 110 डिग्री है। समझ रहे हो आप, अंदर वाला कोण कितना डिग्री आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब हमारी बात बन गई कैसे, हमें तो पता है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोणों का मान तो बराबर होता है। अब आपको पता चल गया अगर ये 110 डिग्री है तो उसके सामने वाला कोण भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। तो आप लिखोगे अतः कोण x बराबर भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो आप लिखोगे क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है, सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास टारगेट है कि हमें z का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब आप मुझे एक बात बताइए,
इसको अब करने के दो तरीके हैं, या तो हम अनुपात वाले तरीके से कर सकते हैं, अभी दोनों का अनुपात दिया है उससे निकाल लेते हैं टोटल करके, या इसका एक तरीका दूसरा भी है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से अब तक क्वेश्चंस को करते आए हैं ना, माइंड में वही रखें, क्योंकि हमने रैखिक कोण युग्म ये वाला तरीका अपना के ना इसका मान निकाल लिया, ठीक है, इसका मान निकाल लिया, तो क्यों ना हम सीधा वो वाला तरीका निकाले कि हमें तो पता है भाई आसन कोण युग्म का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन कोण कौन कौन से, x प्लस ये कोण पूरा पूरा कोण कितना है 40 प्लस जेड, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 आएगा। तो यहां से हम जेड का मान निकाल सकते हैं ना, तो आप लिखोगे अतः आसन कोण युग्म यानी कि कौन सा कोण, x प्लस 40 डिग्री प्लस जेड, यानी कि ये वाला और ये पूरा कोण, इनको जोड़ने पे हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है इसमें समानांतर चतुर्भुज में। अब आप देखिए x का मान है कितना, x का मान है 110 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोणों के मान बराबर है, आपने यहाँ लिख दिया 110 डिग्री, प्लस में 40 डिग्री चल ही रहा है, प्लस में जेड भी है और बराबर में 180 डिग्री भी है। अब आप बताओ 110 में 40 जोड़ो कितना आएगा, 150 आएगा, 150 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब आपको तो मान जेड का निकालना है, तो 150 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो अगर आप जेड का मान निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री, तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, यही आएगा ना, देखो 30 डिग्री, यानी कि आपको पता चल गया कि हमारा जो कोण जेड है वो कितना डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया ना। अब आप देखिए हमें y का मान निकालना है। अब आप अच्छे से याद करिए एक चीज, समानांतर चतुर्भुज जो है और समांतर रेखाओं के बारे में 7th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाती हूँ कि अगर दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, सपोज कीजिए m और n क्या है, आपस में समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इसको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपको पता है ना संगत कोणों के मान बराबर होते हैं, एकांतर कोणों के मान बराबर होते हैं। अब आप इसको आराम से देखिए, ये आपको पता है कि ये वाली भुजा इस सामने वाली भुजा के समानांतर है, तो ये वाली चीज यही है ना, एक तरह से ये वाली चीज यही तो दे रखी है। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके मिलाओ, सपोज करो आप इसको थोड़ा ऐसे करके मिला दिया आपने, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें अगर आप विकर्ण खींच रहे हो, त्रिक रेखा के हिसाब से खींच रहे हो, रुकिए देखिए वापस समझिए इसको, समानांतर चतुर्भुज है, इसको तिर्क रेखा काट रही है, एकांतर कोण कौन सा, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके होगा। ये तो होता है ना, एकांतर कोण कौन से होते हैं कि या तो जेड बन जाए सीधे वाला, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, या फिर उल्टा जेड बन जाए, यानी कि यहाँ वाला कोण किसके बराबर होगा, यहाँ वाले कोण के बराबर होगा। एकांतर कोण होते हैं, इसके बारे में 7th में हमने पढ़ा होगा। अब आप देखिए, आपको पता है कि दो समानांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्क रेखा काट रही है, अगर ये 40 डिग्री है तो y भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। इसके लिए आप लिख सकते हो क्योंकि समानांतर रेखाएं कौन सी हैं, HO समानांतर है EP के, ठीक है, अतः एकांतर कोण युग्म बराबर, एकांतर कोण युग्म के कारण क्या होगा कि अगर ये 40 डिग्री है तो y भी कितना आएगा, 40 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिए, हालांकि हमको क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ है कि दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। अगर हम आसन कोण के कंसेप्ट से चलें, रेशो दे दिया, अच्छा मुझे ये बताओ आसन कोणों का योग कितना होता है, आपको 180 होता है, टोटल अनुपात कितना दे दिया, टोटल अनुपात 3:2, कुल अनुपात कितना 5। तो चाहे तो हम अनुपात वाले रेशो वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद रेशो वाला जो कंसेप्ट है आपको उतना डीप अभी नहीं पता होगा, क्योंकि हम 8th क्लास की जब हम प्रश्नावली आगे करेंगे ना, 7 नंबर प्रश्नावली करेंगे, तो वहां रेशो वाला कंसेप्ट और अच्छे से आएगा। तो जब मैं आपको वहां समझाऊंगी ना, तब मैं आपको उसके रेशो वाले कंसेप्ट इस क्वेश्चन को और डिफाइन करूंगी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की जो हमें प्रॉपर्टीज पता है ना, उसके द्वारा भी हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं लगा कि हम उस वाले तरीके का इस्तेमाल करें, अगर आपको उस वाले तरीके से करना है तो मैं इसका वो वाला तरीका भी आपको बता दूंगी, दोनों ही तरीके आसान है। अब आप पहले देखिए हमने इसमें किया क्या था, फिर से समझिए। हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज था, अब हमें पता है कि बाहर वाला दिया था 70 डिग्री, अब टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये 70 तो अंदर वाला कितना बच गया, 110 बच गया, समझ रहे हो आप।
ये 110 डिग्री, तो मुझे पता है कि सम्मुख कोणों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ये भी 110 डिग्री आ जाएगा। फिर मुझे पता है असल कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो ये है 110 डिग्री प्लस में 40 प्लस जेड, ये देखो x प्लस 40 प्लस जेड, इनका मान भी कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा। यहाँ मैंने मान पुट किया और जेड का मान निकाल लिया, तो कितना आ गया मेरे पास, 30 डिग्री मान आ गया। ठीक है, अब मुझे पता चल गया भाई ये 30 डिग्री है। फिर मैंने इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाया कि समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्क रेखा काटती है ना, तो एकांतर कोणों के मान बराबर होते हैं। देखो जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है ना, इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब ये वाई भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। आपको बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप इन चीजों को समझ जाएंगे। और अगर आपको लगे कि हमें समांतर जो रेखाओं को तिर्क रेखा काटती है तो एकांतर कोण, संगत कोण के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से आपको संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कैसे होते हैं, बाह्य कैसे हो सकते हैं, वो अच्छे से समझा दूंगी, तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।